कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। जो भी इस मकान को देखने आया उसने यही कहा कि ऊपर वाले कमरे में पंखे से एक लाश लटकी हुई है। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। ये रामप्रकाश जी और पूनम का रिश्ता क्या था? जो जज्बात आपके दिल में है वो मेरे दिल में भी तो हैं। नहीं पूनम, तुम्हारी उम्र कम है, तुम नादान हो। जब आप और सारी दुनिया रामप्रकाश जी और पूनम के रिश्ते की सच्चाई को जानती थी और ये फैसला भी तो खुद पूनम का अपना था, तो फिर उसने खुदकुशी क्यों? बहुत हो गया भैया, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? मेरा नाम पूनम है। पूनम? हाँ, कहा ना, मैं पूनम हूँ। तुम पूनम हो? हाँ, मैं ही पूनम हूँ। लेकिन पूनम तो मर चुकी है। बंद करो अपना ये खेल। खेल? ये खेल नहीं, खेल तो मेरी जिंदगी के साथ खेला गया है। अच्छा, तो तुम क्या समझती हो? इस तरह मेरे ऑफिस में घुस आई, अपने आप को पूनम बताया तो मुझे डर जाना चाहिए, बेहोश होकर गिर जाना चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम पूनम नहीं हो, बल्कि सुनील और अनिल की भेजी हुई एजेंट हो, और ये सारा खेल उनका सजाया हुआ है। खेल तो उन्हीं दोनों का है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम सोच रहे हो। जो खेल अभी तक खेल रहे हो तुम लोग, वो तो मैं देख ही चुका हूं। तुम लोगों की चालाकियां और धोखेबाजियां, लोगों को डराने के लिए पंखे से लटकती हुई लाश, और ये सब कुछ तुम उन दोनों के इशारों पर कर रही हो। वो तो मैं तुम्हें अभी भी दिखा सकती हूँ, देखो। ये सुनो, ये तुम क्या कर रही हो? देखो देखो, ये चालाकी मुझसे नहीं चलेगी। सुनो, ये क्या कर रही हो तुम? विनोद, यानी तुम? हाँ हाँ विनोद, मैं पूनम हूं, जिंदा नहीं, एक आत्मा। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों, किस लिए? देखो विनोद, मेरा मकसद तुमको या किसी को डराना नहीं है, और ना ही मेरा मकसद पूजा में विघ्न डालना था।
मैं तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मेरी मौत ना तो कोई हादसा था ना खुदकुशी। मेरा कत्ल किया गया है। क्या? हाँ, मेरा खून किया गया है विनोद। खून? हाँ, और मैं भटक रही हूँ इंसाफ के लिए, और तुम्हें मुझे इंसाफ दिला सकते हो विनोद। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी माँ ने तुम्हें बता दिया होगा कि मेरा और राम प्रकाश का क्या रिश्ता था। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे और राम प्रकाश के उस संबंध का क्या अंजाम हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो? मॉम, जिसे हम शिष्य और गुरु का रिश्ता कहते थे ना, अब वो नहीं रहा। अरे मॉम, मुझे तो खबर मिली है कि डैड ने पूनम को एक मकान खरीद कर दिया है। बेटा देखो, ऐसा नहीं हो सकता। पूनम अब पहले वाली पूनम नहीं रही है। अब वो मशहूर कलाकार बन चुकी है। उसके स्टेज पर अपने प्रोग्राम्स होते हैं। वो इतना पैसा कमा रही है, तो फिर उसे क्या पड़ी है कि वो किसी से मकान लेगी? बस माँ, आप में यही बुराई है कि आपको किसी और में बुराई नजर आती ही नहीं है। डैड और पूनम का रिश्ता दुनिया से छुपा नहीं है। अरे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पूनम ने घर क्या छोड़ा, डैड ने उसे मकान ले दिया। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़े कलाकार हैं। वो इतने अच्छे कलाकार हैं कि उनके गुण से कोई भी प्रभावित हो सकता है। अब मुझे देखो, मुझ में कोई गुण नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे इज्जत देने में, मेरे सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने तुम्हारी परवरिश में भी कभी कोई कमी नहीं रखी। वो सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही नहीं है, बल्कि समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति के चरित्र पर तुम उंगली उठाओ, लांछन लगाओ, ये तुम्हें शोभा देता है क्या? वाह मां, वाह, कितनी भोली हैं आप। और अपने इस भोलेपन में आप खुद तो डूबेंगी ही, हमें भी साथ डुबोएंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या करोगे तुम? मैं कुछ भी करूं, मगर आप कुछ नहीं बोलेंगी, आप चुप रहेंगी। क्योंकि अगर आपने कुछ कहा या आपने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलता हूं। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। अरे सब लोग कहाँ हैं? साहब तो अपने संगीत रूम में हैं और मैम साहब अपने रूम में हैं। अगर आप कहें तो बुला दूं? नहीं नहीं, तुम आशा जी से जाकर बता दो कि मैं आई हूँ। मैं आचार्य जी को मिलकर आती जी, हूँ। बहुत अच्छा। ठहरो, तुम जाओ यहां से। जी। क्या बात है? एक घर पर तो कब्जा कर चुकी हो, अब इस घर को भी हासिल करना चाहती हो? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी। सुनील, ये क्या हो रहा है? डैड, यहां कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच हो रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा ना डैड, इसे हमें सुधारना है। ये आज के बाद इस घर में नहीं आएगी और बेहतर होगा कि आप इससे खुद कहें कि ये यहां से चली जाए और इस घर में फिर कदम ना रखे। ये घर मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूं। मैं फैसला करूंगा कि इस घर में कदम कौन रखेगा और कौन नहीं रखेगा। नहीं डैड, अब ये फैसला आप नहीं हम करेंगे। अरे तू कैसी बेशरम औरत है, तेरी वजह से इस घर में महाभारत छिड़ गया है और तू अब तक यहाँ खड़ी है। अरे जा यहाँ से। बिमला, तू इस घर की नौकरानी है, तेरा जो काम है सिर्फ वही कर। चल जा यहाँ से। अरे मीम साहब, आपको जिसे इस घर के बाहर कर देना चाहिए उससे तो आप कुछ कह नहीं रही, सिर्फ मुझे को डांट रही है। मैंने जो कहा इस घर की भलाई के लिए कहा। बिमला, इस घर की भलाई हम तुमसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तुम जाकर चुपचाप अपना काम करो।
जाओ यहाँ से। तू यहाँ से जाती है या नहीं? मैं जा रही हूँ। नहीं पूनम, पूनम यहाँ से नहीं जाएगी। वो हमारी मेहमान है, हमने उसे डिनर पर बुलाया है। नहीं आचार्य जी, मेरा अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। पूनम, पूनम मेरी बात सुनो। नालायक, छोड़ दे इनको। माँ, मैंने कहा था ना आपसे बिल्कुल चुप रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। तू छोड़ इनको। आशा, इन्हें कुछ मत कहो। कसूर इनका नहीं है, कसूर तो हमारा है जो ऐसे सपोलों को पाल पोस कर बड़ा किया है। इन्होंने घर में जो आज हरकत की है वो कल बाहर जाकर भी करेंगे, तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? डैड, अपनी इज्जत आपने खुद गंवाई है। ये तू कह रहा है निकम्मे, जो खुद कोई काम धाम नहीं करता, सिर्फ आवारागर्दी करता है, रंगरलियां मनाता है। इतना जवान जहान हो गया और अभी तक बाप के टुकड़ों पर पल रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए माँ। इस बुढ़ापे के अंदर अपने बीवी और बच्चों के सामने एक जवान लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे। अनिल! अरे आपको क्या हो गया? अरे तुम लोग खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो को डॉक्टर को। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। धीरज रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। आपको नहीं। और इसमें मैं भी अपने आप को जिम्मेवार मानती हूँ। पूनम, जो कुछ भी हुआ सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन यह जानकर तो और भी हैरत हुई कि आचार्य जी की घर की नौकरानी इतनी मुंहचड़ी और बदतमीज थी। हाँ, उसके बाद मुझे उस घर की जिन सच्चाइयों के बारे में पता चला, अगर लोग सुनेंगे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिमला अगर अपने आप को उस घर की नौकरानी समझती तो शायद ऐसी बात कभी नहीं करती, मगर वो तो अपने आप को उस घर की मालकिन समझती थी। उसी की वजह से आज सुनील की पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हाँ, सुनील निहायत ही गिरा हुआ और बदचलन इंसान है। उसने अपनी बीवी को कभी वो दर्जा नहीं दिया जो उस बेचारी को मिलना चाहिए था। उसके तो बिमला के साथ नाजायज संबंध थे। ये बात उस दिन की है जिस दिन सुनील की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। साहब, दूध रख दो। अरे इतनी जल्दी क्या है जाने की? छोड़िए ना, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। अरे तू किससे डरने लगी? ज्योति तो गई है अपने मायके। लेकिन माँ जी सो रही है। मैं कपड़े बदल के अभी आई, सो मत जाना। छोड़ो ना, क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। जाने से पहले टैक्स तो देती जाओ। बेशरम औरत, तेरी इतनी हिम्मत! ज्योति, वो तुम्हारी फ्लाइट? हाँ, मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी और बाद में कैंसिल।
मगर यहाँ सब क्यों आ रहे हैं? हाँ? ज्योति जरा आहिस्ता बोलो, लोग सुन लेंगे। कोई सुन लेगा? मैं चाहती हूँ ना तुम्हारी ये घिनौनी हरकत सारी दुनिया देखे। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में और कब से ये गंदा खेल चल रहा है। अच्छा तो ये होगा कि आप चुप हो जाएं, वरना तू मुझे कह रही है चुप होने के लिए? तू? मैं अभी जाके पापा जी से कहती हूँ और तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। मैं अभी कहती हूँ पापा जी से, मैं अभी बुलाती हूँ पापा जी को। सुनो ज्योति, तुम कुछ नहीं कहोगी, तुम कुछ नहीं कहोगी। चुप चुप रहो, चुप रहो ज्योति, चुप रहो। तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैं अपना हाथ तब तक नहीं हटाऊंगा, सुना तुमने? तुम कुछ नहीं बोलोगी, चुप रहोगी, चुप। अरे साहब, ये तो बेहोश हो गई। Oh God, मैं तो भूल गया था कि इसे सांस की तकलीफ है। ज्योति, ज्योति, ज्योति! अरे साहब, ये तो मर गई। आपने इसे मार दिया? नहीं, नहीं, मैंने तो इसका मुंह बंद किया था सिर्फ इसलिए कि कुछ बोले ना। मुझे क्या पता इसकी सांसें रुक जाएगी। अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है। साहब जी, हमने तो कुछ नहीं किया। अब इस झंझट से आप ही निपटिए। नहीं, ये सब तेरी वजह से हुआ है, समझी तू? तेरी वजह से। अब ये सोचना है कि आगे क्या करें। साहब, एक काम करते हैं, घर पे सभी लोग सो रहे हैं, इसे यहाँ से ले जाके किसी सुनसान जगह पर ले जाके फेंक आते हैं। नहीं, इसके लिए तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। सुनील और बिमला ने ज्योति की लाश को पंखे से लटका दिया और उसकी मौत खुदकुशी बन गई। और इत्तेफाक से डॉक्टर ने भी यही रिपोर्ट दी कि ज्योति की मौत सांस के रुक जाने की वजह से हुई है। और सुनील साफ साफ बच गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि पंखे से जो लटकती हुई लाश दिखाई पड़ती है वो वो ज्योति की लाश है। मगर पूनम, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या बात है वकील साहब, आप खामोश क्यों बैठे हैं? वसीयत क्यों नहीं पढ़ते? जब तक मिस पूनम यहाँ नहीं आ जाती मैं ये वसीयत नहीं पढ़ सकता। क्या ताल्लुक है पूनम का उस वसीयत से? ताल्लुक है। वसीयत के मुताबिक आप लोगों की तरह मिस पूनम भी एक बेनिफिशियरी है। क्या बोला आपने? क्या बकवास कर रहे हैं आप? दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? सुनील, इस वसीयत में खास तौर से जिक्र किया गया है मिस पूनम का, इसलिए हमें उनका इंतजार तो करना ही होगा। वकील साहब आप नाराज मत होइए, मैं समझती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ पूनम। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? देखिए पूनम जी, राम प्रकाश जी ने मुझसे वसीयत लिखवाई थी और उस वसीयत के मुताबिक इस जायदाद में आपका भी हिस्सा है। लेकिन वकील साहब, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। अरे बंद करो अपना नाटक। ये नाटक नहीं है, मगर तुम इस बात को नहीं समझोगे। देखिए, बहस करके कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा आप ये वसीयत गौर से सुने और मुझे आगे की कार्रवाई करने दें। इस वसीयत में उन्होंने अपनी जायदाद के 4 हिस्से किए हैं।
एक हिस्सा उन्होंने अपनी धर्मपत्नी आशा देवी के नाम किया है, 2 हिस्से उन्होंने अपने दोनों बेटे सुनील और अनिल के नाम किए हैं, और चौथा हिस्सा मिस पूनम के नाम लिखा है। यह वसीयत यहां पढ़ने की एक खास वजह यह है कि आचार्य जी यहां एक संगीत विद्यालय बनाना चाहते थे। मेरा मतलब है इस बंगले को संगीत विद्यालय में तब्दील करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह बंगला मिस पूनम के नाम लिखा है। इस वसीयत के जरिए आचार्य जी ने मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो उस बंगले को संगीत विद्यालय में तब्दील करना चाहते थे, और उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने उस बंगले की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। मगर उस बंगले में मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही थी। हालांकि रामप्रकाश जी ने अपने दोनों बेटों के लिए काफी जायदाद छोड़ रखी थी, लेकिन न जाने क्यों उनके बेटे उनकी अंतिम इच्छा को पूरी ही नहीं होने देना चाहते थे। और फिर एक दिन अनिल और सुनील ने अपनी मां को बहला फुसलाकर उन पेपर्स पर साइन करवा लिया और उस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम लिखवा ली। आप लोग, क्या बात है? पूनम जी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। माफी? माफी किस बात की? जो सलूक हमने आपके साथ किया उसके लिए। जो बेइज्जती की हमने आपकी उसके लिए। हमने आपको बहुत जलील किया, न जाने क्या क्या उल्टे सीधे इल्जाम लगाए आप पर। देखो, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया वो स्वाभाविक था, उसमें गलती मेरी भी थी। लेकिन जिस तरह का बर्ताव तुम दोनों ने आचार्य जी के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती, और उसके लिए आचार्य जी की आत्मा भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। देखिए पूनम जी, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं और प्रायश्चित करना चाहते हैं। अगर आप हमें माफ कर दें तो शायद डैडी की आत्मा भी हमें माफ कर दें। अगर सचमुच तुम्हारे मन में पछतावा है और तुम इसलिए यहां पर आए हो, तो सचमुच तुम उस महान इंसान के बेटे हो जो मेरे लिए जीवन में सब कुछ था। जाओ, मैंने तुम दोनों को माफ किया और भगवान भी तुम्हें माफ करें। पूनम जी, आप सचमुच महान हैं। हमने तो सिर्फ सुना था कि कलाकार महान होता है, और एक महान कलाकार के औलाद होने के बावजूद हमने इस बात को नहीं जाना। आपने हमें मुआफ कर कर हमारा एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बस अब हमारी भी यही इच्छा है पूनम जी के पिताजी का संगीत विद्यालय का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मम्मी भी यही चाहती है। पूनम जी, कल रात को हम हमारे बंगले पर एक पूजा का आयोजन कर रहे हैं। मम्मी की इच्छा है कि आप जरूर आएं। इसलिए हम आपसे विनती करने आए हैं। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। कल रात को भूलिएगा नहीं? नहीं, मैं नहीं भूलूंगी, मैं जरूर आऊंगी। नमस्ते। नमस्ते। सुनील, अनिल,
आओ पूनम आओ। अनिल, ये बंगले में इतना अंधेरा क्यों है? वो अभी अभी लाइट चली गई थी, इसलिए हमने मोमबत्तियां जला दी। ओहो, आप लोगों ने कहा था कि घर में पूजा है, पर यहाँ ना तो पंडित दिखाई दे रहे हैं और ना ही पूजा का सामान। वो बिजली चली गई थी ना, इसलिए हमने पंडित को भी रोक दिया। अच्छा, आशा जी कहाँ हैं? उन्हें जहां पहुंचना था हमने उन्हें पहुंचा दिया। क्या मतलब? वो ऐसा है ना कि वो हमारी माँ है ना, इसलिए हमने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। क्या? और देखा जाए तो तुम भी हमारी माँ ही हो, इसलिए अब तुम्हें कहां पहुंचाना है यह फैसला भी हम ही करेंगे। तुम लोग चाहते क्या हो? पूनम, वो जो हम कल मुआफी वगैरह मांगने आए थे ना, दरअसल वो एक बहाना था कि तुम चुपचाप यहाँ चली आओ। और अब ना तो किसी ने यहां तुम्हें आते देखा है और ना जाते देखेगा। पूनम, इस वक्त तो तुम अपनी जिंदगी की कुछ आखिरी सांसें गिन रही हो। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूं तुम्हें। तुमने क्या सोचा था कि मरने से पहले हमारे बाप ने जो बेवकूफी की थी वो हम मान लेंगे, हम कबूल कर लेंगे? ये जायदाद हमारी थी और हमारी रहेगी, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तुम जिंदा रहोगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? हटो मेरे रास्ते से। हाँ, भाग के कहाँ जा रही हो पूनम? हमने तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है। हम तो तुम्हें बड़ी शानदार और बड़ी चैन की मौत देने जा रहे हैं। छोड़ो मेरा रास्ता। अरे जल्दी क्या है? छोड़ो। अरे रुक जाओ। छोड़ो मेरा रास्ता। देखो, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी। बिल्कुल नहीं। देखो, छोड़ो। देखो, बिल्कुल नहीं चिल्लाओ। देखो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हमारा घर था, हमारी जायदाद थी, सब कुछ हमारा है। तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है। घर लेगी, हमारा घर लेगी। चलो। उसके बाद कुछ लोगों को मेरी लाश झील में मिली, कुछ लोगों ने उसे हादसा समझा और कुछ ने खुदकुशी। ये लोग तो बहुत खतरनाक है पूनम। इन्होंने पहले ज्योति को मारा, राम प्रकाश आचार्य के मौत के जिम्मेदार भी वही हैं, और उसके बाद उन्होंने तुम्हारी हत्या की और आज तक ये आजाद घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन अब वो आजाद नहीं घूम पाएंगे। उन्हें भी बिल्कुल वैसी सजा मिलेगी जैसी मौत उन लोगों ने मुझे दी। विनोद, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं ताकि तुम मेरी मदद कर सको। पूनम, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूं। अगर तुम चाहो तो मैं आज ही उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देता हूं। नहीं नहीं विनोद, उन्हें सजा सिर्फ मैं दूंगी और तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। जी नमस्ते साहब, ये रजिस्टर्ड लेटर है सुनील आचार्य के नाम पर, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। थैंक यू। किसका लेटर है भैया? पता नहीं, खोल के देखता हूं।
लेटर तो पूनम का है। पूनम का? पर छोटे, इस पर तारीख 25/6/2000 लिखी है। इसका मतलब है वो पूनम के मरने के 1 महीने पहले की तारीख है। हाँ। अच्छा, इसमें लिखा क्या, पढ़ो तो सही। हाँ, ये खत मैं सुनील और अनिल आचार्य के लिए लिख रही हूँ। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मेरी वजह से आपके पिता ने आप लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की। संगीत विद्यालय तो कभी भी बन सकता है, मगर वो बंगला जिसमें आप दोनों का जन्म हुआ, पलकर बड़े हुए और जिसमें आपकी यादें आपसे जुड़ी हैं, वो अगर छूट जाए तो ये सदमा जिंदगी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। मैंने इस बात को महसूस किया और मैं बार बार शर्मिंदा भी हुई। ये बंगला जो मेरे नाम पर था, वो ये एग्रीमेंट के जरिए आप दोनों को लौटा रही हूँ। छोड़ दे, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के जरिए आप दोनों को लौटा रही हूँ। उम्मीद है आप इसे कबूल करेंगे और मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देंगे। दिखा, यार छोटे, हमने तो पूनम को समझने में गलती कर दी। हाँ भैया, हमने तो खामखा उसे मार डाला। और ये देख एग्रीमेंट, उसने बंगला हमारे नाम पे कर दिया और अब हम बंगले के मालिक हैं। हाँ भैया, बंगले के मालिक तो हम हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि बंगला क्या चाटना है। देखो, एक काम करते हैं, इस बंगले को बेच करके जो पैसा आएगा ना, उसे एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। छोटे, बात तो तू समझदारी की कर रहा है, पर इसका ग्राहक भी तो मिलना चाहिए। हाँ, वो भी देखता हूं। हेलो। हेलो, क्या मैं सुनील आचार्य से बात कर सकता हूं? बोल रहा हूं। कहिए, कौन बोल रहे हैं आप? जी, मैं विनोद, एस्टेट एजेंट। फोन क्यों किया? जी, दरअसल आपके बंगले को खरीदने के लिए कुछ पार्टीज हैं। अब पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे इस सिलसिले में बात करने की, लेकिन फिर मैंने सोचा बिजनेस ही तो है, इसलिए अगर आप कहें, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं पार्टी को लेकर आपके बंगले पर 7 बजे आ जाऊंगा शाम को। होल्ड करो। कौन है? विनोद, वो एस्टेट एजेंट। क्या कर रहे हैं? वो कह रहा है कि बंगले के लिए कोई खरीदार मिल गया है। हाँ कर दूं? हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। मगर विनोद के साथ? भैया, इस वक्त ये सब भूल जाओ, सिर्फ अपना काम निकालो। बोल दो। हाँ, तो ठीक कह रहा है। विनोद, वो बंगले को बेचने में हम इंटरेस्टेड तो हैं, और अब हम उस बंगले के कानूनी मालिक बन गए हैं, तो कोई अड़चन भी नहीं होगी उसे बेचने के लिए। ठीक है, तो सुनील साहब, फिर तो आपको इस बंगले की अच्छी कीमत भी मिलेगी। विनोद, तुम्हारे अंदाज से कितनी कीमत मिल सकती है? यही समझ लीजिए, कम से कम 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़? जी, और अगर आपको कम लगती है तो बढ़ा भी सकते हैं। नहीं नहीं, बस आप जो मुनासिब समझे वो कीजिए। बस आप पार्टी ले आइए। हाँ, लेकिन टाइम को याद रखिएगा, शाम को ठीक 7 बजे। हाँ हाँ, समझ गए, 7 बजे। ओके। कमाल हो गया अनिल, अभी अभी मकान हमारे नाम हुआ है और अब खरीदार भी मिल गया हमें। कमाल है भैया, लगता है हमारे दिन पलट गए हैं। ठीक है, 7 बजे तैयार रहना। ओके? मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। तुम क्या करोगे चल के? भैया, इन्हें साथ ले लो। औरत साथ रहती है तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है। कोई नजर नहीं आ रहा अनिल? कोई है ही नहीं। वेलकम वेलकम मिस्टर सुनील, मैं अभी का इंतजार कर रहा था। भाई कमाल है, आप वाकई वक्त के बहुत पाबंद निकले। ये आपके भाई अनिल हैं, इनसे तो मैं मिल चुका हूं। नाइस टू सी यू। सेम हियर। लेकिन ये पिमला है। अच्छा अच्छा, आपकी धर्मपत्नी। मुझे लगता है वो लोग आ गए हैं, आप लोग बैठिए। आई जस्ट कम इन अ सेकंड, एक्सक्यूज मी।
भैया कम हो या ज्यादा इस मकान का सौदा कर ही लीजिए। वैसे भी बड़ा मनहूस मकान है हमारे लिए। लेकिन पहले देख तो ले पार्टी क्या बोलती है। तुम रुको, मैं देख के आता हूं। लगता है ये विनोद कोई खेल खेल रहा है हमारे साथ। सुनील, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? दरवाजे के पीछे। दरवाजे के पीछे क्या है? क्या है? क्या है? ज्योति थी। ज्योति? हाँ। क्या बात करो भैया? इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। एक मिनट, आप यहाँ ठहरो, मैं देखता हूँ। अनिल बी केयरफुल। हाँ। नहीं। भैया अंदर तो कोई भी नहीं है, सब ठीक है। लगता है आपको कोई वहम हुआ है। जो कुछ भी हो, अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से, चलो। ठीक है भैया। चलो खोलो, खोलो। भैया वो दरवाजा। वो एक और दरवाजा। चलो चलो भागो। खोलो, खोलो। वो देखो। उधर चलो चलो चलो।